Hello. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, Yeah, thanks. Hello. Good evening, everyone. This is Vivek Jaiswal, a volunteer at Orma Forensic Mart. On behalf of Orma Forensic Mart, I welcome you all the participants. Welcome to the one month internship program on forensic question documents day 5. I especially welcome upon our guest speaker, founder and CEO of Orma Forensic Mart, Mr. Madhav sir. You can raise a question in the chat box during the webinar session. Handing over the session to Madhav sir. Over to you, sir. Yeah, thank you, Vivek. Okay, as I'm seeing, many of the participants has not joined yet. So let's wait for 5 minutes till all the participants has joined. After that, we are going to start the session. Okay. Yes, sir. So shall we start the session? As I'm seeing, most of the participants has joined. So hope we have to start the session. Okay. First of all, कल जो टास्क दिया गया था उसके बारे में पूछूंगा. किस किसने ट्राई किया काम जो दिया गया था 10 कॉमन वर्ड्स को खोजने का. yes सर किया है। किया. ओके. एनीवन एल्स? देवयांत ने किया है. सर एक डाउट था मेरा। हाँ जी, पूछिए देवयांत. सर जब मैं हमें कॉलेज में जब फिंगरप्रिंटिंग सब्जेक्ट था सर हमें एक क्वेश्चन दिया गया था एम्बीडेक्सट्रिटी के बारे में। किसके बारे में? एम्बीडेक्सट्रिटी सर, जो लोग लेफ्ट और राइट हैंड से दोनों से लिख सकते हैं। हाँ. सर वो फिर मैं थोड़ा रिसर्च किया कि वो लोग बहुत रेयर पाए जाते हैं, मतलब वो जो एबिलिटी है वो बहुत रेयर है। तो सर आपने कल बताया कि लेफ्टी जो होते हैं उनकी जो राइटिंग एबिलिटी है बहुत स्मूथ होती है। हम्म. तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एम्बिडेक्स्ट्रस लोग मतलब अगर चाहे तो फोर्जरी में मतलब अच्छे से, मतलब अगर उन्होंने चाहा तो फोर्जरी वो लोग कर पाए, क्योंकि वो तो बहुत स्किलफुल होते हैं, दोनों हाथ से लिख पाते हैं। नहीं नहीं नहीं, फॉर्जरी जो है इज डिफरेंट देन स्किल्स. ठीक नहीं है. सर, हमको बताया गया था कि सर अभी अगर थोड़ा और मतलब अगर जो मॉन्क की तरह वो जो मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं तो हम्म. उनका और स्किल लेवल बढ़ सकता है। तो मतलब काफी है, वो लोग आराम से सिग्नेचर्स वगैरह कॉपी कर सकते हैं या फिर हैंडराइटिंग मतलब डुप्लीकेट कर सकते हैं उनका। बिल्कुल कर सकते हैं. बट कॉपी करना, फॉर्जरी करना, ठीक है, प्रैक्टिस आप भी करेंगे अपने मम्मी पापा के सिग्नेचर कॉपी करने का. आप एक काम कीजिए, डेली 10 बार अपने पापा के सिग्नेचर्स को कॉपी करने की प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है. एट द हम्म। एंड, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10वें दिन आपके सिग्नेचर आपके पापा के सिग्नेचर सेम हो जाएंगे. ठीक है. बट वहां पर भी जो लो होता है, जो कंटिन्यूटी होती है. सी, जब डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन करते हैं, सिग्नेचर एग्जामिनेशन, हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन करते हैं, तो सिर्फ एक फैक्टर पे नहीं जाना. मैंने आपकी लिस्ट भेजी, अराउंड 16 to 17. ठीक है. हाँ। उसमें 5S कैरेक्टर्स हैं. उसके अलावा आपका रेलेवेंट साइज हो गया, पेन, प्रेशर हो गया. इस तरीके से 16 पॉइंट्स हैं. आपको सारे ही ऑब्जर्व करने होते हैं. ठीक है. और जैसा आप हम्म। बात कर रहे हैं जो पर्सन की कि दोनों हाथ से लिख सकते हैं, उस केस में क्या होता है, जिसको वो कॉपी करेंगे, ठीक है, ओके। उसको करंट पॉइंट पे कॉपी कर सकते हैं. बट जो पर्सन है ओरिजिनल है, जिसके हाँ। सिग्नेचर्स वो कॉपी कर रहे हैं, उसकी स्किल तो डेली बेसिस पे चेंज होती जा रही है ना. उसकी स्किल तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस से इंप्रूव हो रही है कि नहीं? हाँ सर। अब अगर यही आपकी ऑफलाइन इंटर्नशिप होती, आपका 30 डेज का मेरे ऑफिस में रजिस्टर लगा होता जिसमें आपको डेली अपने सिग्नेचर करने होते आते और जाते टाइम, ठीक है, तो आप हम्म। महीने में 60 बार सिग्नेचर तो मेरे ऑफिस में कर रहे हैं. आपकी सिग्नेचर की 60 बार की प्रैक्टिस तो मेरे ऑफिस की वजह से हो रही है. उसके अलावा आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स पे करते हैं, ठीक है, वो सिग्नेचर अलग है, तो प्रैक्टिस हो ही रही है. इसी तरीके से होता है कि जब भी आप हैंड राइटिंग कॉपी करते हैं, वो पर्सन को भी कॉपी करना, फॉर्जरी करना, ठीक है,
उसके उसमें एबिलिटीज की आपके काम नहीं आती हैं। वो प्रैक्टिस के ऊपर होता है कि आपने एक पर्सन को डेडिकेटेडली, अब जैसे मैं कंसिडर करूं कि मुझे दिव्यांत के सिग्नेचर कॉपी करके उसके बैंक से 2 करोड़ निकालने ही निकालने हैं, ठीक है, तो उस केस में मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा कि मेरे दिव्यांत के सिग्नेचर्स कॉपी हो जाए, ठीक है। इसीलिए तो गाइस, जो भी आपकी हैंडराइटिंग की, जो भी आपकी सिग्नेचर एग्जामिनेशन की रिपोर्ट जाती है, इसी वजह से कभी आप उसे 100% एक्यूरेट नहीं लिख सकते। कभी भी जब भी आपकी रिपोर्ट जाएगी, 100% एक्यूरेसी आप सिग्नेचर एग्जामिनेशन, हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन के बेसिस पे 100% एश्योरेंस, 100% एक्यूरेसी से आप नहीं बता सकते उसके बारे में, ठीक है। हाँ सर। और जो बात आप बोल रहे हैं दोनों को हाथों से लिखने वालों के बारे में, उसमें क्या है कि पर्सन कॉपी करने की कोशिश जरूर करेगा, बट 100% कॉपी कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो 90% सर तक कॉपी बिल्कुल चीजें हो जाती है। तो सर फिर इनको पकड़े कैसे, क्योंकि जब सैंपल कलेक्शन होता है तो सेम चीजें, मतलब जब अपन बोलते हैं कि सेम पेज पे होना चाहिए, सेम टेक्स्ट द्वारा लिखा जाना चाहिए, तो ये लोग तो चेंज कर सकते हैं ना। तो जो अगर उन्होंने क्राइम करने में जो सपोज राइट हैंड यूज किया होगा और इधर हाँ जी। सैंपल देते वक्त अगर इन्होंने लेफ्ट हैंड यूज किया, तो मतलब पकड़े ही नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो दोनों हाथों से परफेक्ट है। अब उस केस में क्या होता है, आप सिर्फ एक स्टैंडर्ड सैंपल्स नहीं लेते हैं। जब भी आपको कंपैरिजन करना होता है, एज आई प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड, आप दो तरीके के सैंपल लेते हैं। एक तो आप क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हो गया, दूसरा आपका हो गया स्टैंडर्ड स्पेसिमेन जो आपने अपने सामने बनवाया। जी हाँ सर। तीसरा होता है जो आप उनका पहले से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट आप लेते हैं, ठीक है। तो सर अगर ऐसा अगर उसने किया कि मतलब समझो उसके पास तो दोनों सैंपल है, मतलब उस अगर वो कुछ कर रहा है क्राइम, तो उसने प्री प्लान तो किया ही होगा सर, तो उसके पास तो पहले प्रीप्लान से तो पड़े किया होगा सैंपल होंगे ना। दिव्यांत, बट जो आप प्रीवियस वाले सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, वो आप सस्पेक्ट की मर्जी से नहीं करेंगे। वो आप मजिस्ट्रेट से परमिशन लेंगे और पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ जाके उसका जो रेजिडेंशियल एरिया है, जैसे ठीक है, दिस इज माय ऑफिस, तो मैं जो अगर आपको सैंपल कलेक्ट करने हैं मेरे रिगार्डिंग, तो आप मेरे द्वारा दिए गए कि सर ये रहे मेरे पहले के सैंपल, आप ये कलेक्ट नहीं करेंगे। आप जो कलेक्ट करेंगे वो होंगे जो मेरे ऑफिस में अदर देन अदर फाइल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। हाँ सर। आप उसके लिए सस्पेक्ट पे रिलाई नहीं करेंगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट से सैंपल्स कलेक्ट करेंगे हमेशा ना। इवन आपको जो है, आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर भी इस केस में मैटर में रिलाई नहीं करना होता है, ठीक है। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? मतलब और किसी ने काम नहीं किया घर पे? एनीवन? शाहिद सर बताइए। सर मैंने तो थोड़ा बहुत काम किया था, पर कुछ कुछ चीजें मिल रहा है। आई मीन जो जैसे कि हाँ, इन दोनों का जो अल्फाबेट है ना, पीबीएस सैंपल एंड पेजेंट सैंपल, दोनों का मिल ही पा रहा हूँ। मैच कर रहा है दोनों का? जी सर, पर कभी कभार क्या होता है, जो स्पेस है ना वो ज्यादा हो रहा है, जो पेजेंट सैंपल है उसका ज्यादा हो रहा है, जो पीबीएस सैंपल है उसका कम है। अच्छा, तो जी स्पेसिंग जो है वो लाइन आपने जैसे जो एक तो लाइन के सेंटर में आती हैं चीजें, एक आती है लाइन के एंड में, एक आती है लाइन के स्टार्ट में। आपने वो चीज को नोटिस किया है कि जो स्पेसिंग कम हो रही है वो इस वजह से तो नहीं हो रही? क्योंकि अगर आप लाइन के एंड में द लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो कम स्पेस में आएगा, ठीक है। नहीं सर, मिडिल में ही है। मिडल में ही है, तो हाँ स्पेसिंग जी कम ज्यादा हो रही है, पर राइटिंग फॉर्मेट सेम है, अल्फाबेट जो फॉर्मेशन है वो सेम है। जो ये है ना, शेप है ना वो सेम है। ओके, दैट मीन्स आप एक ये फैक्टर लिख सकते हैं कि इनका जो द वर्ड की राइटिंग है वो सेम है, ও ठीक है। তো आप আমি তো রিপোর্ট আমি মানে এরকম বলতে চাই, দা দ্যাট अल्फाबेट इज सेम आपको प्रीवियस देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक मिनट में, नोटपैड इज विजिबल टू एवरीवन? जी सर। कार्बन पेपर निकाल दो। ये आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है,
और ये आपका स्पेसिमन है। ठीक है, दोनों में आपने 5-5 लाइन 3-3 लाइनें लिखी हैं। विजिबल टू एवरीवन? हाँ ठीक सर। है, अब आपका जो सस्पेक्टेड क्वेश्चन में है तो आप उसे रेड पेंसिल से मार्क करेंगे Q1, ठीक है, और इसे मार्क करेंगे S1, इस तरीके से। मतलब दिख रहा है? क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है, जो मेरा पीबीएस सैंपल है, उसमें हाँ, क्या लिखूं? S1। उसमें Q1 जो क्वेश्चन है उसमें Q1, और जो आपके स्पेसिमेंस हैं उसमें S1। इसका कोई कारण है? क्योंकि मैं उसमें तो और भी अल्फाबेट लगा सकता हूँ ना। वो आपके ऊपर है कि आप नॉमेनक्लेचर कैसे करना चाहते हैं, बट जो एक फॉरेंसिक के फील्ड में जनरली यूज किया जाता है फॉर द क्वेश्चन, हम कभी भी यूज करते हैं तो क्यू से उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्पेसिमेंस होते हैं स्टैंडर्ड स्पेसिमेन बोलते हैं उन्हें हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट द बेसिक रूल ऑफ फॉरेंसिक्स जो हर एक्सपर्ट फॉलो करता है। आपको अपना नॉमेनक्लेचर पर्सनल डिजाइन करना है अपनी रिपोर्ट के लिए, आप कर सकते हैं, और कभी भी आप जब भी यूज करेंगे, जो भी आप एग्जामिनेशनल रिपोर्ट बनाएंगे ऑन द लीगल केसेस ऑन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोई भी मार्किंग नहीं करेंगे। एग्जामिनेशन आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का कर सकते हैं, बट जो रिपोर्ट बनेगी हमेशा फोटोस्टेट के ऊपर बनेगी, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, जी सर। क्योंकि जो भी देखिए आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप डैमेज करने के लिए ऑथोराइज्ड नहीं है। एज अ प्राइवेट एक्सपर्ट, एज अ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हमारे लीगल कोर्ट ऑफ लॉ के, उन्हें डैमेज करने के लिए ऑथोराइज नहीं है। वो सिर्फ गवर्नमेंट फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ही हैं, क्योंकि उन्हें जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो एक आपका सर्टिफिकेट उसकी तरफ से लॉन्च किया जाता है जब भी केस फाइल एफएसएल के अंदर जाती है, तो उसमें एक सर्टिफिकेट होता है कि जितने भी एग्जिबिट्स आपको हैंड ओवर किए जा रहे हैं, आप इन्हें काट पीट भी सकते हैं, आप इन्हें डैमेज भी कर सकते हैं, हमारी तरफ से खुली परमिशन है। ठीक है, एंड दिस इज द ओनली पॉइंट why every police government official investigating officer also want to investigate in the private sector first। पुलिस वाले भी आपको अप्रोच करते हैं कि एज अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आप अपनी रिपोर्ट बता दो, अगर ये मैच है तो हम भाई गवर्नमेंट से रिपोर्ट बनवा के कोर्ट से खर्चा लेंगे अच्छा खासा, ठीक है, अगर नहीं है तो आपको ये पकड़ो 500 और आप जाओ। क्योंकि जो प्राइवेट एग्जामिनेशन में क्या होता है, दो तरीके के रेट चलते हैं। ठीक है, अगर आपकी रिपोर्ट है मैचिंग की, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन किया, अगर आपकी रिपोर्ट बन रही है मैचिंग की, तो हाँ जी सर, इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग बनेगी, प्रॉपर सब कुछ बनेगा, चार्ट बनेगा। जक्सटापोजिशन चार्ट के बारे में सुना है आप लोगों ने? नो सर, सॉरी, नहीं सुना सर। नहीं सुना है? ओके, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो जो भी रिपोर्टिंग बनेगी उसकी प्रॉपर डिटेल 8 से 10 पेज की रिपोर्ट बन जाती है, अगर एक्सपर्ट बनाना चाहे तो। ठीक है, तो उसकी चार्जेस होते हैं अलग, कि 5,000 लगेगा कि 6,000 लगेगा। बट जहां बात आती है कि आपकी रिपोर्ट नॉट मैच की है और आप प्राइवेट एक्सपर्ट हैं, अपनी प्राइवेट ओपिनियन दे रहे हैं, वहां पे आपको 500 से 1,000 मिलेगा और आपका काम खत्म। ना आपको कोई रिटर्न रिपोर्ट देनी है ना कुछ देना है। अगर उस केस में भी लॉयर आपसे मांगता है कि मुझे रिटर्न रिपोर्ट चाहिए नॉट मैच की, ठीक है, तो उसका भी सेम फिर जो आपका मैच वाले का है सेम चार्जेस बन जाते हैं। बट एक प्रीलिमिनरी और एक सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोलते हैं हम इसे, कि लॉयर सबसे पहले आपसे करवाता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। अगर रिपोर्ट लॉयर के फेवर में आ रही है आपके एग्जामिनेशन के बाद, तो लॉयर बोलेगा सर आप प्रॉपर अपनी रिपोर्ट बनाओ, जो खर्चा होगा मैं क्लाइंट से दिलवाऊंगा। ठीक है, बट अगर जो रिपोर्ट है आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट लॉयर के अगेंस्ट जा रही है, तो सर बोलेगा सर मुझे रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, मुझे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं चाहिए। ठीक है, आप ये पकड़ो आपकी एग्जामिनेशन फीस, और अगले केस में आपको मैं जरूर बुलाऊंगा। ठीक है, और अब बात करते हैं जक्स्टापोजिशन चार्ट के बारे में, जो कि बेसिक आपका कोर्ट प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है। जक्स्टापोजिशन चार्ट होता है कि जो भी आपने एग्जिबिट्स के लिए हैं, ठीक है, उन्हें आप एक चार्ट पेपर के ऊपर मार्क करते हैं। जैसे अभी शाहिद ने बताया कि द मैच कर रहा है, ठीक है, तो शाहिद उस डॉक्यूमेंट की फोटो स्टेट में द को हाईलाइट करेगा रेड पेन से और ब्लू पेन से, फिर बाकी का डॉक्यूमेंट फोल्ड करते हुए, दो फोटो स्टेट होंगे, स्टैंडर्ड का और क्वेश्चन का, दोनों को चिपकाएगा कि ओके जस्ट अ मोमेंट, कि ये आपका जक्स्टापोजिशन चार्ट है। यहाँ पे आपने चिपकाया Q1, यहाँ पे चिपकाया S1,
दोनों में आपके द को आपने राउंड अप करके जो भी नॉमेनक्लेचर आपने देना है दिया, यहां से जो चिपकाए हैं उनके बगल से एरो जाएंगे और यहाँ पे आप अपना रीजन लिखेंगे उसमें कि these two words located in this line of this passage are appears to be similar to be same, ठीक है। और उसके ऊपर उसके बाद में जक्सटापोजिशन चार्ट के अंदर भी आप अपना कंक्लूजन लिखते हैं। एंड कंक्लूजन कभी भी आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंट 100% नहीं होना होता है। ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चों ने जब अपना करियर शुरू किया तो बहुत सारे जजेस से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही डांट सुनी है इस चीज के लिए। और कई बार जो सीवियर केसेस, लेट्स कंसीडर कि आपके फैमिली रिलेशंस अच्छे हैं, फैमिली हिस्ट्री लॉयर फैमिली की है, तो आपको हाई प्रोफाइल केसेस इजीली मिल जाते हैं। तो उस केस में काफी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने के बावजूद, ठीक है। तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के केस में कभी भी 100% एक्यूरेसी की रिपोर्ट नहीं देनी है। और जक्सटापोजिशन चार्ट जो है आपकी रिपोर्ट प्रेजेंटेशन में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जक्सटापोजिशन चार्ट जो है वो जज को आपको एक्सप्लेन करना होता है जब रिपोर्ट को, तो आप जज को चार्ट हैंड ओवर कर दो, आपके पास मोबाइल में उसकी फोटो होती ही है एज अ बैकअप रिकॉर्ड, यंग जनरेशन है तो आप रखेंगे ही रखेंगे, तो उसे आप लेंगे और उसके बिहाफ पे फिर आप जज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दैट इज व्हाई आई एम ओपिनिंग दिस, कि ये दोनों डॉक्यूमेंट अपीयर्स टू बी सेम, ठीक है। किसी और को क्वेश्चन जक्सटापोजिशन चार्ट के रिगार्डिंग? सी गाइस, क्राइम सीन की फोटोग्राफी का भी एक चार्ट होता है, वो भी आपका जक्सटापोजिशन चार्ट होता है। और एक आपका बनता है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की उसमें रिपोर्ट राइटिंग में चार्ट, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या आपको वर्ड हाईलाइट करने होते हैं कि ये वर्ड है, ठीक है। उसमें देखिए चार्ट मेकिंग का तरीका टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का चार्ट बनाना चाहते हैं। अगर आप चार्ट बना रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे आप क्वेश्चन सैंपल चिपका दो, यहाँ पे स्टैंडर्ड चिपका दो, दोनों में मार्किंग करके नीचे पॉइंट लिखते जाओ, ठीक है, वो भी आप कर सकते होते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जज को प्रॉपरली अच्छे से दिखाना है, अच्छे से इंप्रेस करना है, दैट वी आर एफिशिएंट, तो वो लोग क्या करते हैं कि उस सेक्शन को काट के, मतलब मल्टीपल कॉपीज करवा लेते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, और फिर उस सेक्शन को काटते जाते हैं और उसके बिहाफ पे फिर करते जाते हैं चीजों को, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब जैसे मैंने कई एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट देखी है, तो दे आर मोस्ट सीनियर एक्सपर्ट, 10-10 साल से वो लोग केस रिपोर्ट कर रहे हैं जुडिशरी में, तो वो लोग क्या करते हैं, चार्ट पेपर लिया, पोस्टर लिया आपका चार्ट पेपर, ठीक है, 2 सेक्शंस में बीच में डिवाइड किया, फोटोस्टेट चिपकाई, मार्किंग की, ठीक है, इधर क्वेश्चन की, इधर स्टैंडर्ड की, ये जी ऐसे इसमें ये पॉइंट हमने ऑब्जर्व किए, इसमें भी ये सेम पोजीशन पे पॉइंट ऑब्जर्व, इस पोजीशन पे पॉइंट ऑब्जर्व किया, तो और ये दोनों वर्ड जो है अपीयर्स टू बी सेम, appears to be same, appears to be same, appears to be same. At the end, all the above wording is appears to be same on the both of the documents. That is why it is to be a point that the origin of both the documents is appears to be same. आपकी तरफ से रिपोर्ट फाइनल इस तरीके से होता है। कभी भी आप लीगल प्रोसीडिंग में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको इस तरीके से चीजों को प्रोसेस आउट करना होता है। ओके, तो आज शुरू करते हैं हम सिग्नेचर का भी कल मैंने आपको ब्रीफ डिस्कशन दिया था, ठीक है। पहले ये जानना चाहूंगा किस किस ने कल बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की और किस किस ने ट्राई किया। शाहिद ने ट्राई किया, देवयांत ने ट्राई किया, और किस किस ने क्या कोई एफर्ट किया या नहीं किया? नो वन? सर हाँ जी शाहिद। सर अभी जो बता रहे सैंपल एवं क्वेश्चन, तो दोनों का जो हाँ। एक साथ करके हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका ऑब्जर्व लिखना है, इसके बाद उसका रिजल्ट लिखना है। हाँ, तो पहले सर आप हम देखिए कभी भी आप, हाँ शायद बोलिए।
सर हम लोग एक या हम ओरिजिनल जो हम लोग को जो डॉक्यूमेंट मिल रहा है उसके ऊपर मार्क करना है, नो जो फोटो कॉपी बना के उसके ऊपर मार्क करना है? आपको एग्जामिनेशन जो करना है वो ओरिजिनल के बिहाफ पे करना है, बट जो मार्किंग करनी है वो फोटोस्टेट के ऊपर करनी है। जी सर। ठीक है, जी सर। क्योंकि देखिए आपने रिपोर्ट सबमिट की, उसके बाद अगर जज आपकी रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, देन ही इज द ऑथोराइज्ड पर्सन कि वो अनदर एक्सपर्ट को भी बोले कि ये रहे आपके डॉक्यूमेंट, अब आप अपनी रिपोर्ट बनाओ। ठीक है, अब जैसे आपने रिपोर्ट बनाई कोई, मैं उस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैंने वही रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी श्वेता को, ठीक है, कि श्वेता इसके ऊपर अब तुम अपनी रिपोर्ट बनाओ, ये रहे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स। तो जो रिपोर्ट श्वेता बनाएगी फिर मैं उसे देखूंगा, अगर मैं उसकी रिपोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड कर दूंगा सोनाली को। इस तरीके से मैं एक डॉक्यूमेंट का मल्टीपल सोर्सेज से भी एग्जामिनेशन करवा सकता हूँ। सर इसमें ठीक है, अगर तो उस केस में क्या होता है, अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, हाँ जी सर अगर जज का जो संतुष्ट नहीं हुआ तो हमारा अगेंस्ट कोई एक्शन आपको लेगा क्या? जो ये रिपोर्ट क्या ऐसा चीज, ऐसा हुआ, हमारा रिपोर्ट से जज संतुष्ट नहीं हुआ, उसका वो जज का अच्छा नहीं हाँ लगा, तो हमारे ऊपर वो कोई हाँ, एक्शन ले सकते हैं क्या? अनटिल और अनलेस ये प्रूफ ना हो जाए कि आपने पैसे लेके रिपोर्ट बनाई है, जी ठीक है, सर। आपके ऊपर कोई भी नहीं ले सकता। आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन आपको अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एंड द बेसिक एथिक्स, पैसों की ब्राइब बहुत आती है और हमेशा उससे दूर रहना है, क्योंकि जिंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, धब्बा लगाने के लिए एक, सॉरी, नाम खराब करने के लिए करियर पे एक धब्बा ही काफी है ना। जी सर। तो जो है बहुत मेहनत लगती है आपकी एक बैकग्राउंड बनाने में कि ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट बहुत अच्छा है, इसकी रिपोर्ट बहुत एक्यूरेट होती है, इसके लिए आपको कम से कम 15 से 20 रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करनी पड़ती है, तब जाके आपकी एक बैकग्राउंड इमेज बनती है कि ये एक्सपर्ट एक अच्छा एक्सपर्ट है। ठीक है, और वहीं आपने एक केस में भी पैसे ले लिए तो वो बात आग की तरह फैलेगी। ठीक है, और वो अगर आपने 150 केस भी पहले प्रेजेंट कर रखे होंगे ना, सारे जीरो के बराबर हो जाएंगे फिर। ठीक है, इवन इन माय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देयर आर 2 to 3 फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जिनको जज ने अपनी उसमें ब्लैकलिस्ट किया हुआ है कि अगर इस एक्सपर्ट की रिपोर्ट आती है तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 से 3 एक्सपर्ट्स थे मेरे डिस्ट्रिक्ट में जिनको जजों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया कि अगर इनकी रिपोर्ट आई तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम अनदर फोरेंसिक एक्सपर्ट को रेफर कर देंगे। ठीक है, अल्टीमेटेड। सो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं, ठीक है, सी गाइस, फोरेंसिक इज द ओनली फील्ड जहां पे हर एक चीज की आपको एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। ठीक है, आप जो भी बात कर रहे हो ऑन द बिहाफ ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स ही करोगे, है ना। तो ऐसा तो है नहीं, हाँ सर ये मेरे को देखने में सेम लग रही है दोनों लड़कियां, तो ये दोनों जुड़वा बहनें होंगी, ये तो आप बोलोगे नहीं कभी भी। एज यू आर द साइंटिफिक फील्ड पर्सन तो आप इसका साइंटिफिक प्रूफ दोगे ना, जी सर। है ना। तो उसमें क्या है कि जज आपके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले सकता, भाई आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, जो सामने वाला एक्सपर्ट जिसने अपनी रिपोर्ट दी वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। अब वो तो ये आपकी कन्विंसिंग पावर के ऊपर है कि आप कौन सा बंदा जज के दिमाग के ऊपर कब्जा कर सकता है। ठीक है, अब आप जाओगे, आप रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हो, सर ये ऐसे ऐसे ये राइटिंग पोस्चर्स हैं, ये इस वजह से ये राइटिंग वेरिएशंस हैं, इस वजह से जो ये डॉक्यूमेंट है ये सेम है या नहीं, और वहीं दूसरा एक्सपर्ट आया, सर ऐसा है ना, वो जो है डॉक्यूमेंट तो लिखने वाला तो बंदा एक ही लग रहा है, बट वो है थोड़ा नेचर में, पोजीशन में, तो वो एक आपकी एक्सप्लेनेशन, एक आपकी साइंटिफिक टर्म्स, ये सब भी कोर्ट में मैटर करती हैं। ठीक है, आप जब भी रिपोर्ट प्रेजेंट करो, रिपोर्ट आपकी इंग्लिश में बनेगी, ठीक है, या आपकी जो लोकल लैंग्वेज जो उस कोर्ट में चलती है, कोई भी आप नेशनल कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में रिपोर्ट आपकी इंग्लिश में चलेगी, बट अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, सेशन कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, सेशन मजिस्ट्रेट के पास, तो वहां पे आपकी रिपोर्ट जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, जैसे आई एम फ्रॉम पंजाब तो यहाँ पंजाबी में चलती है। ठीक है, हमारे एक ऑफिसर हैं जो यूपी से हैं,
जो अभी मैम जया मैम है, वो यूपी से है, यूपी के केसेस हैंडल करते हैं, तो वहां पे रिपोर्टें हिंदी में चलती हैं, ठीक है। बट वहां पे भी क्या होता है, अगर आपको हिंदी में रिपोर्ट बनानी नहीं आती है तो आप सिंपली इंग्लिश में रिपोर्ट बनाएंगे, आप इंग्लिश की रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद जज आपको क्रॉस के लिए बुलाएगा और पूछता है कि आपने हिंदी में रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई, तो उसका सिंपल एक स्टेटमेंट होती है कि सर द साइंटिफिक टर्म्स आर टू बी ओनली इन इंग्लिश, और ये फॉरेन के ऑथर्स की बुक्स है, इस वजह से हमारे पास इनका इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं तो आपको बुकिश नॉलेज के साथ साथ स्मार्टनेस और जो आपका होता है ना पॉइंट हैंडलिंग, मूवमेंट हैंडलिंग, वो आना जरूरी होता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपकी कौन सी स्टेटमेंट मीडिया स्टेटमेंट बन जाए, मीडिया बन जाए। इन चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत होती है, कभी भी आप जाते हैं प्रोफेशनली, कभी भी आप कहीं भी जाएं, आपको ये तक नहीं पता चलेगा कि आपने स्टेटमेंट किसे दी और वो कब जाके आपके अगेंस्ट मीडिया में न्यूज, क्राइम, ब्रेकिंग न्यूज बन गई। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं। ऑन लास्ट सेशन कैंसलिंग, जो मैंने सेशन कैंसिल किया था ड्यू टू क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, उसमें क्या था कि एक हिट एंड रन का केस था, ठीक है। तो मीडिया पर्सन हिट एंड रन के रिगार्डिंग मेरी पूरी टीम एग्जामिन कर रही है, आई वाज ऑन द बैक, मैं अपनी कार के पास खड़ा था, ठीक है। एक मीडिया पर्सन आया, ओल्ड एज, अराउंड 55+ पर्सन होगा वो, ही वाज सेइंग कि सर ये मेरे बेटे की गाड़ी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो आप ये जो खबर है कल अखबार में आ जाएगी ताकि हम इंश्योरेंस क्लेम कर सके अखबार की कटिंग के जरिए कि ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे हुआ है, ठीक है। और आई वाज लाइक कि सर जो भी इंफॉर्मेशन है आपको पुलिस वाले ही बताएंगे, हिट एंड रन का केस पुलिस वाले हैंडल कर रहे थे, वी आर जस्ट द प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जो उनको सपोर्ट कर रहे थे वहां पे। तो कोई भी पर्सन अगर मैं उसको बोल देता कि हाँ जी सर आ जाएगी, तो वही चीज अगले दिन की मीडिया हाईलाइट होती, ठीक है। वो लोग आपको बड़े प्यार से और बेटा चाय पियोगे, पानी पियोगे, इस तरीके से भी अप्रोच करेंगे, ठीक है। लीगल वर्ड्स कभी भी ब्राइब नहीं होते हैं, नाश्ता पानी, चाय पानी, ठीक है, ये तरीके के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। कभी भी आपको कोई भी लॉयर आपको कांटेक्ट करता है कि सर कुछ चाय पानी लेके सेटलमेंट हो सकता है, कुछ चाय पानी हो सकता है, इस तरीके के वर्ड्स कॉमनली ही यूज किए जाते हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे और आपको सुनने को भी मिलेंगे, इसका मतलब रिश्वत, ठीक है। हैं? रिश्वत, घूस यस, देने का। बिल्कुल, मैं बोल तो रहा हूँ। वकील आएगा, सर ये रिपोर्ट बनवानी, इनकी ये 2 डॉक्यूमेंट है, इनकी मैचिंग की रिपोर्ट बनवानी थी, तो कुछ चाय पानी का इंतजाम हो सकता है, वकील यही वर्ड बोलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो बोलेगा, उनको भी पता होता है दैट यू आर अ फोरेंसिक एक्सपर्ट, आपके कैमरे, आपके लैब में बहुत सारे डिवाइसेस पड़े होंगे, अगर उन्होंने वर्ड ब्राइब या रिश्वत यूज किया, पैसे यूज किया, ठीक है, आपने उनकी बात रिकॉर्ड कर ली तो उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट हो गई। पर चाय पानी क्या होता है इंडियन टर्म्स में, चाय पानी का मतलब क्या है ना, स्नैक्स और टी हो गया, ठीक है। बट उसको वो यूज करते हैं फॉर द कोटिंग ऑफ रिश्वत एंड ब्राइब, इस तरीके से बहुत सी ऑफरें आती हैं। इवन दैट इज माई पर्सनल ऑफर जो मुझे आई थी, 5 लाख रुपीज फॉर मेकिंग अ रिपोर्ट ऑफ सिमिलर ऑफ रजिस्ट्री। 2 रजिस्ट्री का केस था कि क्वेश्चन एक रजिस्ट्री थी, ठीक है, उसे ओरिजिनल मुझे कंसिडर करवाना था कि ये टेम्पर्ड रजिस्ट्री नहीं है, उसके लिए मुझे 5 लाख तक की रिश्वत आई हुई है, ठीक है। और टू बी ऑनेस्टली मैंने उस बंदे को गेट से ही वापस कर दिया। जब आए थे वो लोग, लॉयर आया, लॉयर के साथ क्लाइंट आया, ठीक है, जो लॉयर का क्लाइंट था जिसका केस था, ठीक है। तो देवर सेइंग कि सर जो भी चाय पानी आपका है, जो भी आपका खर्चा पानी होगा हमसे ले लीजिएगा, जो भी आपके चार्जेस होंगे, ठीक है, हम देने को तैयार हैं, बस ये हमें रिपोर्ट चाहिए एंड हो सके तो मैचिंग की रिपोर्ट चाहिए। वो ये भी नहीं बोलते कि हमें यही चाहिए, हो सके तो ये चाहिए, ठीक है। तो आई वॉज स्ट्रिक्टली रिफ्यूजिंग कि जो रिपोर्ट होगी मैं वही बना के दूंगा, आपको अगर नहीं करवाना है तो आप कहीं और जा सकते हैं, अगर करवाना है तो मेरे ये चार्जेस रहेंगे, इतने डॉक्यूमेंट हैं आपके, और मैं इतने चार्जेस लूंगा, इसके अलावा मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, और जो रिपोर्ट होगी मैं उसे ऑल्टर नहीं करूंगा, ठीक है।
अब चलिए आज थोड़ी सी आपको एक एक्स्ट्रा जिसे बोलते हैं हम नॉलेज देना, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ चीजें। फॉरेंसिक के फील्ड में जब भी आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बनते हैं अगर, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो बहुत कम वैसे होने वाला है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है एक, कि बॉम्बे और दिल्ली में क्राइम सीन यूनिट्स बनना शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। सर मेरे तो लिए आप लोग कोई भी अपने, क्या सर, क्या शायद, मेरे लिए नहीं है सर। क्यों? सर मैं फ्रॉम बांग्लादेश। तो क्या हो गया, आपके बांग्लादेश में भी तो मीडिया का प्रेशर होगा ना, शायद होता होगा। मीडिया इज इंडिपेंडेंट देयर। यस सर, इंडिपेंडेंट। हाँ, तो अगर दिल्ली और बॉम्बे में एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है, देन इट इज टू बी वेरी फास्ट प्रोसेसिंग वर्क, कि बांग्लादेश में भी ये चीज हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मैंने इंडिया की ये न्यूज है, एंड मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग आप ग्रुप में शेयर की है, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं कि दिल्ली में फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स की जो रिक्रूटमेंट है वो फ्रॉम मार्च और अप्रैल शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में क्या है, देखिए गाइस, मैं फॉरेंसिक लैब से भी जुड़ा हुआ हूं, तो दिल्ली की जो अभी क्राइम सीन टीम है उसमें स्टाफ अभी पूरा नहीं है, और ड्यू टू मिनिस्ट्री से कांटेक्ट होते हैं, लैब्स के अप्रूवल जो पोस्टों के हैं मिनिस्ट्री से आते हैं, तो एकदम से सारी सीटों के अप्रूवल आएंगे नहीं, वो धीरे धीरे बंच में 10 पोस्टों की अप्रूवल दे दी जी, 12 पोस्टों की दे दी, ठीक है। इस तरीके से वो लोग अप्रूवल देते हैं मिनिस्टर्स हमारे। तो जब तक आप लोग ग्रेजुएट्स होंगे, ठीक है, आप लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड कर लीजिए कि कोई अगर आपसे आपके फील्ड के बारे में कुछ भी पूछता है तो आपको वो चीज आनी चाहिए। आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपको हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और रही बात, चलिए ये भी आपको बता दिया, प्राइवेट सेक्टर में मैं आपको कॉस्टिंग का बताने जा रहा था एक्चुअली आज, ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर में जैसे मैंने आपको कॉस्टिंग का बताया कि अगर पर्सनल ओपिनियन लॉयर ले रहा है तो उसके चार्जेस जो मैं लेता हूं वो है 500, ठीक है, कि हाँ जी सर आपको ये डॉक्यूमेंट मैच करवाना है, ठीक है, 500 रुपए टेबल पे रख दीजिए, जो भी मेरा रिपोर्ट होगा मैं आपको भी बता देता हूँ, आप 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद आ जाइए। उसमें क्या होता है, मैं अगर लेट सपोज ये 5 से 6 पेजेस की बुकलेट है, ठीक है, ये 5 से 6 पेजेस की बुकलेट है, मैं मोटा मोटा ऊपर से देखूंगा, उसके बेहाफ से मैं बता दूंगा सर आई हैव डन माय प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, और इसके बेहाफ पे मेरा ओपिनियन है कि ये सेम हो सकते हैं। अब आपको फर्दर एग्जामिनेशन करवाना है तो आई एम गोइंग टू चार्ज यू पर पेपर, ठीक है। पर पेपर में भी किस हिसाब से होता है, पर पेपर में कितना वो पेपर भरा हुआ है, उसके ऊपर क्या होता है कि ऐसे में अगर इतना भरा है या पूरा पेपर भरा हुआ है तो 500 रुपए एक पेज के हिसाब से हम चार्ज कर लेते हैं। हाँ सर 10 पेपर में 5,000 हो गए, ठीक है सर, 40% अभी आप दे जाइए, 60% जब आपकी रिपोर्ट होगी तब हम लेंगे, ठीक है, और आप 15 दिन का टाइम दीजिए, आपकी रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग डील करते हैं, ठीक है। और इस बीच में क्या होता है, लॉयर आपको बहुत तरीके से अप्रोच करते हैं, ठीक है। कुछ लोग लॉयर जो होते हैं आपसे शुरुआती ही पूछेंगे, सर क्या आप रिपोर्ट हमारे फेवर में दे सकते हैं, ठीक है, सर जो रिपोर्ट है अगर हम बनवाना चाहें आपसे, आप जैसा हम बोलेंगे वैसी बना देंगे। इस तरीके से लॉयर शुरुआत में ही आपको आपकी लाइबिलिटी रिगार्डिंग द फील्ड चेक करने के लिए भी ट्रिकी क्वेश्चंस जो है पूछते हैं। आपको हमेशा इन चीजों के लिए अवेयर रहना है कि अगर कोई भी कुछ भी पूछता है, और जहां पे बात आती है आपके करियर की, आपके फील्ड की, ठीक है, इतनी स्ट्रिक्टली और इतने बोल्डली जवाब दो उन्हें कि सामने वाला सोचे कि मैंने गलत पंगा ले लिया, ठीक है ना। जी सर। इतना बोल्डली जवाब दो, जैसे मैं अपना बता सकता हूं कि मेरे से जब लॉयर ने पूछा कि क्या आप हमारे फेवर में रिपोर्ट बना देंगे, सीधा सीधा था कि सॉरी, ठीक है, मैं आपके 10 चंद रुपयों के लिए मैं अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ठीक है, भले ही वो मेरा पहला केस हो। आप, ये मेरी वर्डिंग थी, क्योंकि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब लॉयर्स ने इसी तरीके से अप्रोच मुझे की थी, 3 से 4 लॉयर्स ने,
चलिए अब आज का बहुत हो गई ये बातें। ओके, आज का शुरू करते हैं आपका सिग्नेचर कंपैरिजन एंड आज आपका शुरू मैं थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन ऑब्लिटरेशन जो आपके टॉपिक्स, ये छोटे टॉपिक्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इनके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज का शुरू करते हैं सिग्नेचर का। हैंडराइटिंग की कंपैरिजन के लिए मैंने आपको नोट्स दिए हैं, मैंने आपको टास्क भी दिया है 10 कॉमन वर्ड्स निकाल के एक रिपोर्ट बनाने का। जो जो पर्सन उस रिपोर्ट को बनाएगा, जैसे आज शाहिद ने बनाया तो शाहिद के पास आंसर भी था एंड क्वेरी भी थी। ठीक है, दिव्यांत के पास भी क्वेरी थी। जो जो पर्सन प्रैक्टिस करेगा क्वेरीज उसको 100% आएंगी। ठीक है, सो कीप योर प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी क्वेरीज रेज होंगी, तभी आप लोग उसे आगे फ्यूचर जो है सीख के प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए आज बात करते हैं दो सिग्नेचर्स के बारे में। ठीक है, सिग्नेचर्स का 5 times signature। सॉरी आई हाँ शायद मैं या 5 times signature कलेक्ट कर लिया कर उसके लिया। साथ ही। जी सर, उसके साथ ही कर लिया। कितने 10 लोगों के? 10। मींस यू हैव 50 सैंपल्स ऑफ सिग्नेचर्स। हाँ सर। That's good. That's good. You are going to enhance your skills up to a next level. ठीक है, अब सिग्नेचर के बारे में मैंने आपको बताया कि एक पर्सन अगर अपनी जिंदगी में करता है तो सबसे ज्यादा सिग्नेचर ही करता है। ठीक है, और सिग्नेचर की एक और स्पेशलिटी होती है कि आप हर टाइप के पेपर के ऊपर आप सिग्नेचर कर सकते हैं। इवन अगर आपको मैं दूं ना कि ये कार्डबोर्ड है, बॉक्स है, आपको इसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं, आप उसके ऊपर भी बड़े प्यार से अपने सिग्नेचर तो कर ही दोगे। भले अगर मैं कुछ लिखने के लिए दूं तो आप लिख पाओ या ना लिख पाओ, दैट इज अ डिफरेंट केस। सिग्नेचर आप बड़े स्मूथली बड़े प्यार से आप कर दोगे। जैसे मेरा है, मेरा एक फ्लो बना हुआ है, अभी रिसेंट जो मेरे करंट सिग्नेचर्स चल रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर मेरा फ्लो बना हुआ है, ये छोटे वाले सिग्नेचर्स। अगर मुझे फटाफट सिग्नेचर करनी है, कोई टेम्पररी अपना लैंडमार्क छोड़ना है, तो मैं ये सिग्नेचर्स फटाफट बड़े स्मूथली, चाहे आप उसके लिए चाहे आप मुझे पेन इस तरीके से हैंडल करना पड़े, मैं करूंगा। हाँ जी, ये मेरे सिग्नेचर हो गए। ठीक है, हाँ जी, ये मेरे सिग्नेचर हो गए। ठीक है, सिग्नेचर हो गए। इस तरीके से होता है। पेन को इवन नॉट हैंडलिंग द प्रॉपरली, कहीं से भी पकड़ो, ये सिग्नेचर आपके कीवर्ड सिग्नेचर हो जाते हैं। और सिग्नेचर आप हर टाइप, चेक हो गया, बॉन्ड पेपर हो गया, आपके मार्कशीट्स हो गए, नॉर्मल A4 शीट फोटोस्टेट हो गई, आपकी डायरी पेपर हो गया। डायरी पेपर भी आपकी नॉर्मल कॉपी पेपर से हार्ड होता है। जो आपके डायरीज, स्कूल डायरीज, कॉलेज डायरीज होती थी, आपने अगर स्कूल में डायरीज तो होती, होमवर्क डायरी तो होती थी सबके यहाँ, उसका पेपर भी हार्ड होता था नॉर्मल से। ठीक है, अब आप बात करते हैं कार्डबोर्ड हो गया, डायरी की जो आपकी कॉपी की जो शीट, कवर शीट होती है कार्डबोर्ड की, वो हो गई। ठीक है, सिग्नेचर आप हर किसी टाइप के स्टफ के ऊपर कर सकते हो। और सेम काइंड ऑफ, इसीलिए सिग्नेचर कंपैरिजन ज्यादा टफ है, ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि आपके सिग्नेचर्स कहीं से भी लिफ्ट करके कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं। तो जब भी आपको सिग्नेचर भी कंपेयर करना है तो सेम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सॉरी यार, सुबह से हेक्टिक डे था आज। ठीक है, तो सिग्नेचर्स के लिए आपको सेम टाइप का सरफेस मटेरियल जो है, अगर आपको सिग्नेचर कंपेयर करना है व्हाइट शीट के ऊपर, A4 व्हाइट शीट है, नॉर्मल फोटोस्टेट और प्रिंटिंग पेपर जो आपका यूज होता है वो है, तो आपको जो स्पेसिमन लेना है, जो आपको लेना है स्टैंडर्ड, वो आपको वही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल आपका हैंडराइटिंग वाला ही कंटिन्यू हो रहा है। बट सिग्नेचर के केस में क्या होता है, आपको एक एक दो दो कॉपीज नहीं लेनी है सिग्नेचर की। सिग्नेचर आपको पर पर्सन मिनिमम 10 कॉपीज लेनी होती हैं जब आप प्रोफेशनल जाते हैं। ये पर्सनल था इसीलिए मैंने आपको 5-5 का टास्क दिया था। ठीक है, बट जब आप प्रोफेशनल जाते हैं आपको मिनिमम 10 कॉपीज रिक्वायर्ड होती है, कि अगर आप स्पेसिमन बनवा रहे हो तो आप 10 तो बनवा ही लो। क्योंकि पर्सन क्या, आप पर्सन को बोलोगे हाँ जी आप अपने 10 सैंपल कॉपी करके दो, पहला बंदा बड़े इंटेंशनली डिफरेंट कर देगा, दूसरा बंदा इंटेंशनली डिफरेंट कर देगा, तीसरा इंटेंशनली डिफरेंट कर देगा, चौथे तक आते आते उसका हाथ फ्लो में आ जाएगा, भले इंटेंशन चल रही हो, बट आपकी न्यूरोमस्कुलर मेमोरी एक्टिवेट हो जाएगी तब तक।
तो चौथा, पांचवा, छठा ये आपके फिर मैच करना शुरू कर जाएंगे धीरे धीरे आपके क्वेश्चन से, अगर पर्सन आपका सेम होगा तो। ठीक है। और अगर बात करें हम राइटिंग की, तो राइटिंग के केस में भी हम सिर्फ टारगेटेड वर्ड्स नहीं लिखवाते हैं, इसीलिए रैंडम वर्ड्स का एक पैसेज लिखवाया जाता है जिसमें कि हमारे टारगेटेड वर्ड्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और अब देखिए वर्ड के केस में क्या है, आपका पेन ओवरलैपिंग आप चेक नहीं कर सकते हैं, बट सिग्नेचर के केस में क्या होता है, लाइक दिस। ठीक है, ये है। तो मेरे में क्या है, मैंने यहां से शुरू किया, यहाँ पे कर्व देखिए, देखने में मोटा दिख रहा होगा सबको, एम की ये टांग आपको मोटी दिख रही होगी। ठीक है, यहां से मेरा पेन कॉन्टिन्यूटी अगर मैं चेक करूं तो कॉन्टिन्यूसली यहां से ये जा रहा है, ये यहां से यूं गया, यूं जाके, और यहां से ये कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है। सिग्नेचर्स के मामले में क्या होता है कि आप चेक करते हैं पेन कॉन्टिन्यूटी सबसे ज्यादा। ठीक है, पेन कॉन्टिन्यूटी और पेन फ्लो बोल लीजिए, पेन स्मूथनेस, पेन लिफ्ट, पेन प्रेशर बोल लीजिए, ये आप चेक करते हैं सबसे ज्यादा और सबसे पहले। अगर ये अवेलेबल है दैट मींस सिग्नेचर्स के केस में फॉर्जरी हुई है। अगर कम है, नॉर्मल है, देन आपको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि सी गाइस मैचिंग की रिपोर्ट देना बहुत ट्रिकी चैलेंज होता है। ठीक है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के मामले में कि क्राइम सीन पे कुछ नहीं मिला, और कंपैरिजन के मामले में कि ये मैच्ड है, 2 रिपोर्ट्स देना बहुत टफ चैलेंज है फॉरेंसिक के करियर में। ठीक है, ये 2 आप पॉइंट्स हमेशा नोट रखिएगा कि कभी भी आप कोई भी रिपोर्ट बना रहे हो, अगर आप हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के केस में, बायोलॉजी के केस में, फिजिक्स के केस में, केमिस्ट्री के केस में, तो जब आपने दे दिया दे आर मैच्ड, आपको फुल रीजनिंग एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद द साइंटिफिक वैल्यूएशन टर्म्स कि क्यों है। ठीक है। और जहां पे आपने दिया नॉट मैच, ठीक है, नो रिजल्ट फाउंड, नॉट एनी कंक्लूड, नॉट टू बी कंक्लूडेड, वहां पे आप छूट जाएंगे। बट बात आती है अगर क्राइम सीन की, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्राइम सीन पे भी जॉब मिल सकती है, तो क्राइम सीन के मामले में क्या होता है, हमेशा इसका उल्टा होता है। वहां पे आपको, हाँ जी मुझे ब्लड भी मिला, मुझे ग्लास भी मिला, ठीक है, मुझे गोल्ड भी मिला है, मुझे ड्रग्स मॉर्फिन भी मिली है, ये बोलना बहुत आसान है, हाँ सर ये मिला था, ये लोकेशन से मिला था, ठीक है सर। और क्राइम सीन के मामले में ये रिपोर्ट लिखना कि मुझे कुछ भी नहीं मिला एट द सीन ऑफ क्राइम, सबसे टफ चैलेंज है। उस केस में समन तक आ जाते हैं कि आपको क्यों नहीं मिला। इवन 2 ऑफ माय फ्रेंड्स आर इन दिल्ली फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी वर्किंग एज अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनको इसी चीज के लिए समन आया है कि यू आर द साइंटिफिक ऑफिसर्स और आप क्राइम सीन पे गए और आपको कुछ भी नहीं मिला एज एविडेंस। वो आर्सन का केस था कि आग कैसे लगी आप ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? जज का ये क्वेश्चन था। यू आर द साइंटिफिक ऑफिसर्स, आपके पास 8-8 साल का एक्सपीरियंस है, आप क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटिंग की अथॉरिटी लेते हैं, आपके पास नॉलेज है, व्हाई आर यू नॉट एबल टू फाउंड अ सिंगल एविडेंस एट द सीन ऑफ क्राइम? ठीक है, तो हमें ध्यान रखिए मैचिंग की रिपोर्ट देना इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक्स बहुत टफ चैलेंज है, बहुत ट्रिकी चैलेंज है। उसके बाद बात की जाए सिग्नेचर्स में आपके पेन लिफ्ट, पेन प्रेशर, पेन फ्लो की, सर आई होप शाहिद ने मुझे फोटोज फॉरवर्ड की हैं। सर ये फोटो बाद में डिस्कस करेंगे सर। ओके ओके श्योर। सर मैं जो बता रहा हूँ सर, एज ए साइंटिफिक ऑफिसर ऐसा कोई क्राइम करे ओके, तो वो तो या कोई सबूत नहीं छोड़ेगा ना, इसने क्योंकि बोल दिया। सर वो तो उसको तो मालूम है जो कौन सा कैसे कैसे करना पड़ेगा नहीं, सर। कभी भी ये मत सोचिए कि अगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट करेगा तो वो बच जाएगा, क्योंकि एट द सीन ऑफ क्राइम जब आप क्राइम कमिट कर रहे हैं, ठीक है, आपका ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट वाला ब्रेन है वो हैंग हो जाता है और एक डर का ब्रेन आपका एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इंसान गलती कब करता है? जब वो डरता है, जब वो हेजिटेट करता है, जब उसके हाथ पैर काम कोऑर्डिनेशन छोड़ देते हैं उसके दिमाग से। अगर कोई हाँ, अगर प्री प्लान्ड है तो यार
फॉरेंसिक के केस में कितने ही क्राइम सीन ऐसे हैं जो अनसॉल्व पड़े आज तक, 20-20, 25-25 साल हो गए। आपको ऐसे 2 फेमस के क्राइम सीन्स के बारे में पता है जो आज तक कभी सॉल्व नहीं हो पाए? शायद हम्म? मालूम है, शायद। चलिए, आपका यही टास्क है, इंडिया के 4 ऐसे क्राइम सीन्स की लिस्ट बनाना जो आज तक कभी कोई सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है, इंटरनेट पे डाटा अवेलेबल है, वरना कल मैं तो बता ही दूंगा, आई एम अवेलेबल टू टोल्ड यू ऑल। ठीक है, आपका यही टास्क है। ठीक है, 4 अनसॉल्व्ड केसेस ऑफ इंडिया। फ्रॉम हिस्ट्री, इन हिस्ट्री, सॉरी। क्योंकि ये क्राइम थी, आपको इन चीजों की भी नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल, शायद का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर कोई कूल माइंड से वेल प्लान्ड मर्डर करे, वेल प्लान्ड क्राइम कमिट करे, तो क्या वो बच सकता है? बिल्कुल, शायद बिल्कुल पॉसिबल है। और उन केसेस में क्या होता है, फिर वो केस पेंडेंसीज में हमारे इंडियन जस्टिस सिस्टम में चलते रहते हैं। ठीक है, उस केस में क्या होता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपनी तरफ से हार नहीं मानते। ठीक है, और क्योंकि उनको भी पता होता है क्राइम कमिट हुआ तो कोई ना कोई एविडेंस जरूर मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक एक्सपर्ट ने विजिट किया था क्राइम सीन पे। 4 बिल्डिंग थी, 4 फ्लोर की बिल्डिंग, और आर्सन का केस था। चारों फ्लोर जल के राख हो गए। फैक्ट्री थी कॉटन मिल, ठीक है, क्लॉथिंग मिल थी। तो उस केस में क्या हुआ, चारों फ्लोर पे भाई किसी फ्लोर पे कोई इंजरी भी हुई होगी, क्योंकि एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, लेबर थी। ठीक है, तो ब्लड भी मिलना चाहिए था। बट इंजरी थी, हॉस्पिटलाइज हुए थे लोग, विक्टिम्स थे वहां पे, बट हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को कुछ नहीं मिला। तो उनकी जो स्टेटमेंट थी कि सर, हम वी आर एबल टू फाइंड द एविडेंस, बट आपकी जो आपकी कौन सी फायर ब्रिगेड की जो वैन आती है, उसने सारे क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। दैट इज व्हाई वी आर अनएबल टू फाइंड अ सिंगल एविडेंस। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें प्रोसेस की जाती हैं। आपको ये लीगल वर्डिंग जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आती जाएगी। आई होप ऑल यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बैचलर्स राइट नाउ, राइट? कोई मास्टर्स का स्टूडेंट अवेलेबल तो नहीं है? क्योंकि उसके करियर का टर्निंग पॉइंट होता है ये, और ये चीजों की नॉलेज उसको मास्टर्स में ले लेनी चाहिए। सर, हाँ जी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ जो पर्सनालिटी ए टाइप का जो है, वो लाइक एक वन काइंड ऑफ टेररिज्म टाइप का होता है। इज इट ट्रू सर? क्या चीज? फॉरेंसिक पर्सनालिटी? जी सर, वो जो पर्सनालिटी ए टाइप का जो आदमी होता है, वो चुपचाप कूल माइंड का होता है, जो मर्डर करके भी उसको कोई पकड़ नहीं सकता। बिल्कुल तो उसको पॉसिबल कैसे है। हम लोग, तो उसको हम कैसे या आइडेंटिफाई करें? सी, आपको पर्सन आइडेंटिफाई करना इज नॉट अ जॉब ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम होता है कि जिसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सस्पेक्ट ठहराया है, ठीक है, या तो उसे आप क्राइम से लिंक करो या मत करो। ठीक है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के 2 ही काम है, या तो आप लिंक कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर आप लिंक नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको ये कोई मतलब नहीं है कि हाँ सामने वाला बंदा क्रिमिनल है कि कौन है क्या है। नो, अगर आप क्राइम सीन पे गए हो तो आपका काम होता है एविडेंस कलेक्शन की, कॉज ऑफ क्राइम क्या था यहाँ पे। दूसरा होता है विक्टिम को क्राइम सीन से कनेक्ट करना। तीसरा काम, अगर आप क्राइम सीन पे सस्पेक्ट अवेलेबल है, आईओ इस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज सेइंग कि सर इस सस्पेक्ट का इस क्राइम सीन से क्या रिलेशन है, तो आप उसे एस्टेब्लिश करेंगे। अदरवाइज द टोटल इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी इज इन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैंड। उसमें आपका कोई रोल नहीं है, कोई पावर नहीं है आपके पास। इवन एक बात मैं आपको आज क्रूशियल रियलिटी बता दूं इंडियन फॉरेंसिक सिस्टम की, कि जो इंडियन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, they are not the authorized persons to collect the evidences from the scene of crime. ठीक है, they are only the suggesting authority to suggest the investigating officers to collect the evidences.
वो ये नहीं बोल सकते इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि आपको ये सबूत उठाना है। वो ये बोलेंगे कि आप ये सबूत अगर उठा के एफएसएल भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर है सर, आप इसका एग्जामिनेशन करवाना चाहते हैं या नहीं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबूत है। ठीक है, इंडिया में फॉरेंसिक का ये स्टेटस है आज भी। ठीक है, सो दैट इज वाई ये आपके ऊपर नहीं है। आपके पास फॉरेंसिक में क्वेश्चन क्या आता है अगर आप प्राइवेट एक्सपर्ट है, सर ये दो डॉक्यूमेंट सेम है या नहीं, डॉक्यूमेंट पे, दोनों डॉक्यूमेंट पे हैंडराइटिंग सेम है या नहीं, आपने रिपोर्ट बना दी, मैच नॉट मैच किया, आपका काम खत्म। ठीक है, बैलिस्टिक के केस में क्या क्वेश्चंस आते हैं, सर ये गन है या नहीं, ठीक है, गन है तो आर्म्स एक्ट के अंडर आती है या नहीं, ठीक है, इससे ये गोली चली है, ये क्राइम सीन पे गोली मिली है, ये इसी से चली है या नहीं, तीसरा चौथा कोई क्वेश्चन नहीं आता बॉस। ठीक है, अगर आप सोचोगे ना कि हाँ आपको विटनेस को भी एग्जामिन करने का मौका मिलेगा, सस्पेक्ट को भी ट्रेस करने, ऐसा कुछ नहीं है। केस आएगा, केस 2-2 साल बाद। आज की डेट में मैं रिसेंट फॉरेंसिक लैब में विजिट किया था लास्ट वीक, ठीक है, ये आपकी दिल्ली फॉरेंसिक लैब में ही, तो पता है वहां पे केसेस कौन से ईयर के इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, एग्जामिन हो रहे हैं, 2018 के। अभी जो फाइलें चल रही है 2018 वाले नंबर चल रहे हैं। तो 2-2 साल तक पुलिस वाले इन्वेस्टिगेटिंग थोड़ी ना रोक के रखेंगे, वो उन्होंने अपनी कब की चार्जशीटें सबमिट कर दी है कोर्ट में। ठीक है, फॉरेंसिक इज द वेरी क्रूशियल फील्ड, जिसमें जितना आपको ईज लगता है कि देखने में बड़ा ही आसान, बड़ा ही नॉर्मल सा फील्ड है, अगर हमने नॉलेज ले ली तो हम बड़े इजीली सेट हो जाएंगे हमारा करियर, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रगलिंग सेक्टर है। हाँ, जिसके अंदर स्ट्रगल करने की कैपेसिटी है, जो बंदा आज से 3 साल तक स्ट्रगल करके अपनी एक इमेज बिल्ड कर लेता है, एक करियर बिल्ड कर लेता है फील्ड फॉरेंसिक के अंदर, ठीक है, एक नेटवर्क, एक ग्रिप बना लेता है, उसका आगे बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। वो घर बैठे केसेस उठाता है, घर बैठे रिपोर्टें बनाता है और घर बैठे पैसे खाता है। बट अगर आप बात करेंगे कि हाँ जी फॉरेंसिक इज स्मूथ, वेरी इजी, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि जज ने आपको कब 10 साल की पनिशमेंट दे दी। आप खड़े खड़े देखते रह जाएंगे, आपको कारागार की सजा हो गई है। ठीक है, तो जितना ही फील्ड इजी, जितना ही आपको पावरफुल लगता है कि वी आर द मोर सुपीरियर देन द पुलिस ऑफिसर्स, हमारी हर एक पुलिस ऑफिसर भी रिस्पेक्ट करता है, वकील भी हमारी रिस्पेक्ट करता है, इवन इन द सोसाइटी लॉयर्स आर द मोस्ट पावरफुल एंड सेकंड नंबर पे पुलिस आती है। ठीक है, बट एक फोरेंसिक ऐसा डिग्निटी वाला फील्ड है जिसमें दोनों पर्सन हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप बोलोगे ना आप फोरेंसिक एक्सपर्ट हो, ठीक है, पुलिस वाला भी आपको बैठाएगा, लॉयर भी आपको बैठने के लिए चेयर ऑफर करेगा। इसका मतलब सर या हम पुलिस और लॉयर से ऊपर है? नहीं, हम उनकी सपोर्टिंग यूनिट है। ऊपर नहीं है? नहीं, ऊपर नहीं है। ठीक है, हम उनकी सपोर्टिंग यूनिट है। वो हमारी रिस्पेक्ट इसीलिए करते हैं कि जहां पे वो फंस जाते हैं, जहां पे वो लीगली जज को जवाब नहीं दे सकते, वहां पे वो फोरेंसिक का सहारा लेते हैं। तो सर हम लोग तो इसका ऊपर ही है ना? नहीं है ना, इन रियलिटी फैक्ट जो है वो, हाँ बिल्कुल हमारी नॉलेज, हमारे एविडेंस प्रेजेंटेशन उनसे ऊपर है, बट इन इंडियन जस्टिस सिस्टम और इन बांग्लादेश जस्टिस सिस्टम, ठीक है, जो पोजीशन है, ठीक है, वो फोरेंसिक एक्सपर्ट की उन दोनों से ऊपर नहीं है। इवन एक साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट इक्विवेलेंसी है इन इंडिया, ठीक है, वो है आपके सब इंस्पेक्टर के रैंक के बराबर की। Vivek, you want to say something? What about the fast track court in India? Vivek? Yes, sir. सर क्वेश्चन आप डिटेल में पूछिए। The fast track court India में available है. So why there are many pending cases in India? पेंडेंसी का कारण सिर्फ कोर्ट नहीं होते हैं विवेक, ठीक है, Yes, और sir. पेंडेंसी के कारण होते हैं आपके फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सेकंड नंबर पे आपके एफएसएल एक्सपर्ट्स, ठीक है, तीसरे नंबर पे जाके आते हैं जुडिशरी। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप मीडिया प्रेशर डलवाएंगे, आपका केस बिल्कुल फास्ट ट्रैक मोड पे डाला जाएगा। बट यार मैंने खुद गवर्नमेंट की फाइल्स में देखा है,
कमिश्नर तक के रिक्वेस्ट लेटर पड़े होते हैं कि सर हमें इस केस की रिपोर्ट दे दो, बट गवर्नमेंट उसे कंसीडर ही नहीं करते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कि पढ़ी है तो पढ़ी है, जब मूड होगा तब एग्जामिन करके देंगे जब उसका नंबर आएगा। पर ऐसा क्यों सर? यस ऐसे क्यों करते हैं वो लोग? उनकी तो ड्यूटी है ना, मतलब कि करना है एग्जामिन, फास्ट टू फास्ट मैम, रिजल्ट दे उन। बिल्कुल मैम, बट उनके पास पेंडेंसी पहले से इतनी पड़ी है कि वो बोलते हैं कि सर बिल्कुल आपका काम हम सीरियल ऑर्डर में करेंगे, हम किसी को प्रेफरेंस नहीं दे सकते। जब तक कि जज से समन नहीं आता वो लोग किसी भी केस को ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी एग्जामिन नहीं करते हैं। आज की डेट में दिल्ली फॉरेंसिक लैब में 2018 के केस क्यों एग्जामिन किए जा रहे हैं? क्योंकि अब उनका नंबर आया है बेचारों का। वो बेचारे केसेस 2-2 साल से अलमारियों में पड़े नंबर की वेट कर रहे थे, अब उनका नंबर आया तो अब वो चल रहे हैं। ठीक है, अगर किसी केस में जज का रिकमेंडेशन लेटर आ गया, जज की तरफ से नोटिस आ गया कि आई वांट दिस केस रिपोर्ट इन दिस मच टाइम पीरियड, तो वो फॉरेंसिक पूरा डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर होता है, अदरवाइज जज इज हैज द अथॉरिटी टू शट डाउन द फॉरेंसिक लैब आल्सो। वो सिर्फ उसी पे वो लोग होते हैं। Sorry to interrupt, sir. Sir, जनरल हॉस्पिटल हाँ जी, में एक्चुअली केसेस 2015 और 2012 के चल रहे हैं अभी। कहाँ कब के पे? केसेस जेज हॉस्पिटल में सर? हाँ बिल्कुल देंगे, क्योंकि अभी आप देखेंगे जो उनके पास 2020 के केसेस होंगे वो लोग स्टोर रूम में रखते जा रहे होंगे। एग्जैक्टली सर, मैं खुद स्टोर रूम में रख के आया हूँ। तो यही होता है, रियलिटी यही है कि अभी वाले केसेस तो 2-2 3-3 साल बाद उनका नंबर आएगा। एंड दैट इज व्हाई दिल्ली गवर्नमेंट एंड बॉम्बे गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड टू रिक्रूट द क्राइम सीन यूनिट्स। ठीक है, कि जो आपकी क्राइम सीन के रिगार्डिंग आपकी क्वेरी होती थी, पहले एक्सपर्ट क्या बोलते थे कि सर वी आर डूइंग द डबल ड्यूटी, हम अपनी ऑफिशियल ड्यूटी भी कर रहे हैं, उसके अलावा हम क्राइम सीन विजिट भी कर रहे हैं। दैट इज व्हाई हम लोग रिपोर्ट को प्रॉपर्ली एग्जामिन नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हम लोग अपनी रिपोर्ट नहीं बना पाते हैं। तो अब क्या गवर्नमेंट ने स्पेशली दिल्ली और बॉम्बे जैसे 2 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्राइम सीन यूनिट अलग बनाने का ऑर्डर दे दिया है, तो ताकि जितनी भी क्राइम सीन की रिपोर्ट्स हैं उनसे आपके एफएसएल एक्सपर्ट्स का नाता कट जाएगा। एफएसएल एक्सपर्ट्स फास्ट ट्रैक पे अपने केसेस को एग्जामिन करते हुए पेंडेंसी को खत्म कर पाएंगे। इस साल का दिल्ली का जो क्राइम सीन विजिटिंग का रिकॉर्ड है वो है मैक्सिमम, सबसे पिछले 15 सालों से में सबसे ज्यादा, और इस बार के नंबर ऑफ केसेस हैं 560, 560 केसेस पूरे एक साल में क्राइम सीन्स दिल्ली फॉरेंसिक लैब की टीम विजिट करके आ चुकी है। हाँ जी, किसी का और कोई क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन तो हमेशा ऐसा ही बहुत चलता रहेगा क्या, या कुछ अपडेशन आएगा इसमें? देखिए मीशा जी, अपडेशन आ रहा है धीरे धीरे, जैसे अभी सुशांत राजपूत का जो केस था, ठीक है, उसके बाद एफएसएल में रिक्रूटिंग जो प्रोसेस है वो ऑन फास्ट ट्रैक रखा गया है। ठीक है, क्योंकि सुशांत राजपूत के केस में जो है ड्रग्स का केस था, जो उस केस में बहुत फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, बहुत पुलिस वालों को जो है बहुत प्रेशर झेलने को मिला है। इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन ऑल्सो उनके ऊपर प्रेशर बना रहा, एंड ड्यू टू पीरियड ऑफ लॉकडाउन के कोर्ट्स बंद थे। ठीक है, जजेस के ऊपर वर्क प्रेशर नहीं था, तो जो सुप्रीम कोर्ट के आपके जजेस थे, हाई कोर्ट के जजेस थे, दे हैव द पावर टू टेक द डिसीजन। उन्होंने यही डिसीजन लिए हैं कि मिनिस्ट्री में सबसे पहले आप फॉरेंसिक की प्रेशर रिक्रूटमेंट के ऊपर प्रेशर डालो, क्योंकि फॉरेंसिक वालों ने जो सुशांत राजपूत के ऊपर रिपोर्ट्स दी हैं उसके बाद जाके नॉर्मल पब्लिक, जो क्योंकि सुशांत राजपूत इज द फेमस एक्टर, एमएस धोनी का लीडिंग एक्टर था वो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये सीन था कि अगर सुशांत राजपूत की रिपोर्ट थी जो, उसके ऊपर प्रॉपर रिपोर्ट नहीं बनती है, प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, तो इंडिया में लॉकडाउन में भी दंगे होने के चांसेस थे। ठीक है, दैट इज वाई उसके ऊपर फॉरेंसिक के प्राइवेट एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी 5 से 7 एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी ओपिनियन दी। ठीक है, तो इसी वजह से फॉरेंसिक की इंपॉर्टेंस जजेस को पता चली। इवन मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर कि आपसे जो पहले के हमारे बैचेस थे इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है, उसमें देयर वाज अ जज इन सूरत, मयूर पाटिल उसका नाम है। ठीक है, वो हमारे ट्रेनिंग सेशंस में ट्रेनिंग की तरह आते थे।
ठीक है, तो पेंडेंसी खत्म करने के लिए बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है, बट वही है कि जो होते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, वैसे ही यहाँ पे फोरेंसिक्स में है। ठीक है, पुराने इंसान कभी काम ना करते हैं ना करने देते हैं। यस सर। हाँ जी, शायद आप कुछ बोलना चाह रहे थे। सर सिग्नेचर का जो पैटर्न है ना सर, वो तो अलग होता है। क्या चीज? आपने बोला जो सिग्नेचर के लिए 10 टाइम या सिग्नेचर लेने के लिए, तो हाँ सर कभी कभार तो कोई भी सिग्नेचर मैच नहीं करता। जैसे कि बहुत सारे मैंने देखा हूँ, मैं जब जिस डॉक्टर के अंडर में मैं हिस्टोपैथोलॉजी का काम किया, तो उसका सिग्नेचर बैंक बैंक वालों ने एक्सेप्ट कभी नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसका सिग्नेचर मैच ही नहीं होता है। तो हमेशा फिंगरप्रिंट से वो काम चलाता था। देन उसका केस ये होगा कि उसकी राइटिंग जो है बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती होगी। ठीक है, सिग्नेचर के मामले में भी स्किल्ड पर्सन आ गया, ही इज अ पैथोलॉजिस्ट, ही इज अ डॉक्टर, राइट? तो उसकी स्किल इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, इतनी ज्यादा उसकी राइटिंग जो है लीनियंट हो चुकी है, लीनियर इतना हो गंदा चुकी लिखता था। पर है। हम लोग जी सर। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप? सर वो उनका जो राइटिंग था ना, हिस्टोपैथोलॉजी का रिपोर्ट था, तो उस रिपोर्ट को शायद हम लोगों को मालूम था, क्योंकि हम लोगों को बैकग्राउंड में या था। पर अगर वो बाहर से कोई आएगा तो कोई भी उसका राइटिंग नहीं पढ़ पाएगा। एग्जैक्टली exactly. ये एक डॉक्टर की पहचान होती है कि उसकी राइटिंग डॉक्टर के असिस्टेंट्स के बिना कोई नहीं पढ़ पाता। ठीक है, सर या तो उसका डॉक्टर के असिस्टेंट पढ़ पाते हैं या फिर मेडिकल स्टोर वाले, दो ही जन पढ़ पाते हैं उनकी राइटिंग। एग्जैक्टली क्योंकि उस केस में क्या होता है, डॉक्टर की एक राइटिंग स्किल इतनी ज्यादा प्रैक्टिस है और इतनी ज्यादा लीनियर राइटिंग हो जाती है उनकी। ठीक है, अब जैसे आजकल तो आपने सैरेडॉन की टीवी एड भी देखी होगी। आई एम जस्ट शोइंग दिस फॉर यू फॉर सम। सेरिडम जी सर, सेरिडम देखा है। देखा है ना? तो उनकी हैंड राइटिंग ऐसे हो जाती है कि उनको एस भी डाला और साथ में यहाँ पे पीसीएम लिख दिया ना, तो केमिस्ट समझ जाएगा कि ये सैरेडॉन है। ठीक है, तो वो बेसिक सॉल्टों के बिहाफ पे चलते हैं। अगर आप जाके बोलेंगे ना किसी केमिस्ट को कि मुझे पैरासीटामोल दे दो, वो आपको कॉम्बिफ्लैम या सैरिडॉन ही देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बोलेंगे सिट्राजिन दे दो, तो वो आपको डायरेक्ट सिट्राजिन की गोली नहीं देगा, वो आपको देगा कोल्ड टू कोल्ड, कोल्ड टू गोल्ड। ठीक है, कोल्ड इज गोल्ड, इस तरीके की जो टैबलेट्स आती है जिनमें सिट्राजिन एज अ सॉल्ट यूज किया जाता है, वो उस तरीके की आपको टैबलेट्स देगा। अगर आप उससे बहस करेंगे कि नहीं मुझे सिट्राजिन ही चाहिए एंड सिट्राजिन 10 mg की चाहिए, तो वो आपको सिट्राजिन सॉल्ट की टेबलेट देगा। अदरवाइज क्योंकि सिट्राजिन इज बैंड, लीगली बैंड, विदाउट नोटिस आप नहीं ले सकते, तो आपके लीवर के लिए डेंजरस ड्रग है, तो आपको डायरेक्टली नहीं देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसीलिए डॉक्टर्स ने अपने मास्टर एमबीबीएस के टाइम पे, एमडीएस के टाइम पे, ठीक है, जो भी आपके डॉक्टर का पैथोलॉजी का कोर्स रहा है, इतना ज्यादा लिखा होता है, इतना ज्यादा लिखा होता है ना, वो लोग लिखते लिखते पागल हो जाते हैं। माई सिस्टर इज ऑल्सो डॉक्टर, शी इज राइट नाउ प्रैक्टिशियन, मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो उसकी राइटिंग भी सेम है, उसकी राइटिंग हमारे घर में कोई समझ नहीं सकता, सिर्फ अगर कोई वो मेडिसिन का नाम लिखती है तो वो केमिस्ट्री समझ पाता है। वो हमें जब भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है, वो व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजती है। ठीक है, डॉक्टर्स की राइटिंग स्किल हमारे पीएचडी के राइटिंग स्किल के जितनी हो जाती है इन देयर ये एमबीबीएस डिग्री। हमारा जितना हम पीएचडी में काम करते हैं, जितना थीसिस लिखना, एक एक दिन में 40-40 पेज लिखने। ठीक है, इवन आपने तो चलिए उनकी राइटिंग देखी है, अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे ना दोबारा, उनके स्टडी नोट्स देखिएगा, क्या बंडल के बंडल उन्होंने नोट्स के लिख के रखे होंगे अपने पास। वो सर भी ये नहीं ऐसा पढ़ने ही है। पड़ते सर किसी को। सॉरी अमीशा। सर वो भी पल्ले नहीं पड़ते, वो भी वो खुद ही समझ सकते हैं, उनका कोई साथीदार भी नहीं समझ सकता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों को क्या, देखिए हमेशा हम लोगों पे एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट जैसे प्रेशर होता है,
ऑथेंटिसिटी के रिगार्डिंग, कि हम जो काम कर रहे हैं हम अपने काम के लिए ऑनेस्ट हैं, ठीक है। Yes, उनके sir. ऊपर जो प्रेशर होता है ना एज अ डॉक्टर, उनके ऊपर प्रेशर आता है लाइफ सेविंग का। तो Yes, sir. उन्होंने एक ही चीज को 4 नहीं 40 बार लिख के मेमोराइज किया होता है कि इन द ऑपरेशन थिएटर उनको वो चीज याद रहे, ठीक है। चलिए, आज ज्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई है वैसे, ठीक है। सर पढ़ाई नहीं हुआ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो मिल गया ना। देखिए, जो भी मैं बातें बता रहा हूँ, जो जो पर्सन उन्हें नोट कर रहा है, ठीक है, मैं इतना बता दूंगा। देखिए, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, फिंगरप्रिंट, साइबर, डिजिटल, ये बुक्स में मिल जाएगा, पर जो यहाँ पे लीगल कोड के रिगार्डिंग आपको नॉलेज, मैं पर्सनल मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, ये आपको खुद पर एक्सपीरियंस करेंगे या तो तब मिलेंगे, ठीक है, या कोई मेरे जैसा मिला जो ठीक है अपने पे सीक्रेट्स नहीं रखता, तभी मिलेंगे। तो इन तो चीजों को भी इसीलिए आप नोट डाउन करते रहिए। But we इसीलिए have तो सर हम लोग डिस्कस कर experience रहे from हैं। सॉरी, we have gained a इसीलिए lot हम of लोग knowledge. एक एक करके प्लीज, विवेक और शाहिद, पहले शाहिद बोल ले। सर इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके ओके, हाँ जी विवेक। But sir, we have gained a lot of experience and knowledge from you. ओके, थैंक यू। चलिए, कल सेशन को कंटिन्यू करते हैं। कल आई एम गोइंग टू कवर, देखिए, सिग्नेचर कंपैरिजन, हैंडराइटिंग कंपैरिजन के बेसिक फैक्ट्स आप लोगों को पता चल चुके हैं। अगर किसी को नहीं पता चले हैं अभी पूछिए, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए, कॉल करके पूछिए, कोई डाउट आता है आप मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सेम व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। व्हाट्सएप कॉल करनी है अप टू यू, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। आपको मुझसे जिस मोड में कम्युनिकेट करना है आप कीजिए, आई एम अवेलेबल विद यू। और कल मैं कवर करने जा रहा हूं आपके लिए ऑल्ट्रेशन एंड ऑब्लिटरेशन क्या होते हैं इन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एडिशन, ऑल्ट्रेशन, ऑब्लिटरेशन, ये आपके 3 से 4 टॉपिक बच रहे हैं। 1 मिनट, क्योंकि गाइज ये बहुत छोटे टॉपिक हैं बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या आपका ऑल्ट्रेशन, इरेजर, ऑब्लिटरेशन, एडिशन, ये आपके सेशंस बचे हुए हैं। मैं कल कवर कर दूं, कल इनमें से शुरू कर दूंगा इनको कवर करना, ठीक है। कल हम बात करेंगे एडिशन की और इरेजर की सबसे पहले, ठीक है गाइस। ओके सर। सो Okay, आज sir. के लिए सर कल मिलते वन हैं। मोर थिंग। हाँ जी, सर मैंने जो आपको पिक्चर भेजा ना अभी, हाँ जी तो शायद। सर उसका कोई बुक वगैरह है क्या उस टॉपिक का आपके पास? मैंने बी आर शर्मा भेजी है ना, हाँ बी आर शर्मा सर। फॉलो दैट, ठीक है। बाकी इनके जो नोट्स हैं आपने मुझे भेजा है, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ठीक है, लीगल डेफिनेशन, सर ये टाइप, सब तो इंटरनेट में मिल जाएगा। क्या जी? हिस्ट्री। नो 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 नो, आप हिस्ट्री अगर फॉलो कर रहे हैं तो किसी बुक की फॉलो करेंगे, इंटरनेट ओके की हिस्ट्री कभी मत फॉलो कीजिए, ठीक है। दैट इज सर। नॉट टू बी रिलायबल। सर बेसिकली जो पीपीटी होता है ना जो अपलोड करता है, तो उसमें तो शायद अच्छा लिखता होगा। नहीं नहीं, अगर आपको ये आज आपने, चलिए एक मुद्दे की बात और पकड़ी है, मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी अगर आप इन फ्यूचर भी आप फोरेंसिक के पर्सन हैं गाइस, आपको कभी भी कोई रिपोर्ट भी बनानी है, कोई अपनी जिंदगी में नोट्स भी बनाने हैं, फॉलो द रिलायबल फैक्ट्स, जहां से आप कॉन्फिडेंटली बंदे, अगर आपकी रिपोर्ट गलत होती है, आपको कुछ भी हर्जाना हो रहा है, आप सामने वाले को क्लेम कर सको। इंटरनेट को, सोशल मीडिया को आप क्लेम नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। क्यों बोला कि आप बी आर शर्मा को फॉलो करो? अगर बी आर शर्मा के नोट्स आपके यहाँ कंसिडर नहीं किए जाते हैं, ठीक है, या तो आप अपने इंस्टीट्यूट पे क्लेम करोगे कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो टीचर है उनको नॉलेज नहीं है, या बी आर शर्मा को क्लेम कर सकते हो कि बी आर शर्मा ने गलत बुक लिखी है। दोनों में से एक करोगे, बट यू आर ऑन द सेफ साइड, ठीक है। अगर आप बोलोगे जी मैंने इंटरनेट से देख के, विकीपीडिया से देख के लिखा था, विकीपीडिया, इंटरनेट ऑन लिटरेरी नोट्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक्स, ये बात भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। व्हेन आई वाज इन बैचलर्स, मैंने विकिपीडिया के पे एक असाइनमेंट बनी, और मेरी असाइनमेंट मेरे ब्लॉक से 2 ब्लॉक बाद जाके मुझे वापस मिली थी, जब मैंने टीचर सबमिट की तो, ठीक है। टीचर ने सीधी ऐसे ही फेंकी थी जो 2 ब्लॉक दूर जाके गिरी थी,
अल्लाह। क्योंकि अगर हमारे पास कॉन्फिडेंटली लिखने के लिए कुछ नहीं कि हमने ये रेफरेंस कहां से लिया है, देन वी आर नथिंग। आप फॉरेंसिक के साइंटिस्ट होके एक स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो आई एम सॉरी, आप फील्ड स्विच कर लीजिए। मैं जो भी पर्सन आपसे यही बोलेगा, ठीक है। जी सर। फॉलो बी आर शर्मा। बाकी इनके अगर आपको नोट्स चाहिए, आई डेफिनेटली हेल्प यू विदाउट दैट, विदाउट दोज, ठीक है, मेरे पास पड़े होंगे, आई शेयर विद यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ठीक है सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर, गुड नाइट।